कोयला भूतेश जो रहते हैं वो नाच गाना करते हैं, मतलब जो नृत्य आदि करके जीव को पार्जन करते उसको कोयला भूतिस कहते हैं। कोयला भूतिस जो किसके अंतर्गत लिखना है? ये किस लिखना है जो आप बता रहे हैं अभी? हाँ, कोयला भूतिस जो सार्वजनिक, ये किसके अंतर्गत लिखना है? उसी के नीचे कंटिन्यू करते चलो, कोयला भूतिस। अच्छा, उसी के नीचे। हाँ, अपन गौणों के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। कोयला भूतिस जो रहते हैं वो पहले पॉइंट था ना? हाँ, कोयला भूतिस जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य आदि करते हैं, ठीक है, उसको कोयला भूतिस कहते हैं। आज हम गौणों के बारे में और आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलें। अच्छा, ये बताएं, कल आपने देखा था लोहार का काम करने वाला कौन से गौण कहलाते हैं जो लोहार का काम करते हैं? ये पीएससी का क्वेश्चन है। अगरिया कहते हैं। हाँ, और तांत्रिक क्रिया करने वाले गौण को क्या कहते हैं? तांत्रिक क्रिया करने वाले को ओझा कहते हैं। ये पिछले पीएससी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। धुर गौण किसे कहते हैं? धुर गौण मतलब जो आम जन रहते हैं, आम गौण रहते हैं। हाँ, राजगौण किसे कहते हैं? जो अधिक संपत्ति, मतलब बहुत बड़े आदमी रहते हैं, ठीक है। मुड़िया गौण जो रहते हैं वो सबसे गरीब गौण कहलाते हैं। मुड़िया गौण किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं उनको मुड़िया गौण कहते हैं, ठीक है। अब देवगुणी आता है। देवगुणी लिखिए, देवगुणी जो रहती है गौण समाज की सांसद रहती है। देवगुणी जो है वो गौण समाज की संसद जो कहलाती, संसद मतलब पार्लियामेंट, जहाँ पर न्याय होता है, उसको देवगुणी कहते हैं। देवगुणी किसे कहते हैं? गौण समाज की जो आध्यात्मिक सांसद रहती है, मतलब जहाँ पर न्याय आदि दिया जाता है, उसको देवगुणी कहते हैं। अभी शुरुआत की सर? हाँ, 2-3 पॉइंट लिखवा दिए। मतलब कुछ और, कल तो अपन ने हो गया था, कुछ और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो और लिखवा रहे हैं हम, जो पिछले पीएससी में आए हुए हैं। अब श्याम चरण दुबे थे, उनने गौण जनजाति के बारे में लिखा हुआ है। मतलब लिखिए, प्रोफेसर श्याम चरण दुबे ने गौणों के बारे में लिखा है। ये प्रश्न आता है, श्याम चरण दुबे का संबंध कौन सी जाति से है? श्याम चरण दुबे का संबंध गौण जनजाति से, मतलब इनके बारे में उन्होंने पीएचडी वगैरह की है, इनका अध्ययन किया हुआ है। अब आगे देखें, गौण की जो पंचायत होती है उसका जो मुखिया रहता है, जैसे अपन ने देखा था भील के जो पंचायत रहती है उसका मुखिया जो रहता है उसको गमैती कहते हैं। मालूम है कि नहीं? गमैती। भील की पंचायत का जो मुख्य व्यक्ति रहता है उसको गमैती कहते हैं। ऐसे ही गौड़ों की पंचायत का जो मुखिया रहता है उसको मुकद्दम
ऑब्लिक गोटिया, या भोई, भोई, मुकद्दम, गोटिया, भोई, भोई, भा, भोई कहते हैं। देखो, मुकद्दम भी कहते हैं, गोटिया भी कहते हैं और भोई भी कहते हैं। ठीक है, अब मान लो इसमें से तीनों आ गए, तो हमें प्रायोरिटी भोई को देना है। मतलब सबसे पहले भोई को रखना है, यदि भोई ना हो तो मुकद्दम को रखना है। ठीक है, मुकद्दम या गोटिया कोई ना कोई एक होगा। तो ध्यान रखना, जो गांव का मुखिया रहता है, गौड़ पंचायत का जो मुखिया रहता है, जैसे अपन लोग सरपंच बोलते हैं ना, तो उन लोगों के में मुकद्दम बोला जाएगा। यदि मुकद्दम ऑप्शन में ना हो तो भोई लिखना है, और यदि दोनों हो तो प्राथमिकता भोई को देना है, मुकद्दम को नहीं देना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मुकद्दम का असिस्टेंट रहता है, जैसे सरपंच का असिस्टेंट उप सरपंच रहता है, तो ऐसे ही मुकद्दम का सहायक जो रहता है वो कोटबार रहता है, कोटबार। अब देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अपन ने देखा था भील के बारे में। भीलों का जो गांव की रखवाली जो करता है उसको कोटबार कहते हैं। भील जाति में जो गांव की रक्षा करता है उसको कोटबार कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अलग हो गया। मुकद्दम का जो सहायक होता है, मुकद्दम मतलब जो मुखिया रहता है, उसका जो सहायक रहता है उसको कोटबार कहते हैं। ठीक है, अब हाँ, कल आप लोग किसी ने पूछा था कि गौंड शब्द की उत्पत्ति कोंड से हुई है, कोंड से लिखवाया था। ये जो कोंड है वो तमिल भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द, ध्यान रखना। कोंड। फिर आगे मुकद्दम को गांव की सूचना देने वाला जो खबरी रहता है, मुकद्दम कौन रहता है? मुकद्दम जो सरपंच रहता है उसको मुकद्दम कहते हैं। ठीक है, अब मुकद्दम को जो सूचना देता है, सूचना देने वाला मतलब गिव इंफॉर्मेशन, तो उसको देवान कहते हैं, देवान। दीवान है कि देवान है? देवान। फिर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य रहता है, वरिष्ठ मतलब सबसे बड़ा सदस्य रहता है, वो लिखई कहलाता है। लिखई इंपॉर्टेंट है ये। गौंड पंचायत का या गौंड समाज का जो सबसे बड़ा व्यक्ति रहता, सबसे सम्मानीय वरिष्ठ सदस्य, सीनियर मोस्ट व्यक्ति रहता, उसको लिखई कहते हैं। ऐसे अपन ने भील में देखा था, भील का जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन रहता उसको डाहला कहते थे, डाहला। लेकिन गौंड पंचायत में जो सबसे बड़ा व्यक्ति रहता, सबसे वरिष्ठ रहता, उसको लिखई कहते हैं। अब इनकी उपजातियां लिखें। उपजातियां, सब ट्राइब्स। इनकी जो सब उपजातियां हैं वो हैं आबुजमाड़िया, आबुजमाड़िया, आबुजमाड़ अपन ने पढ़ा एक चैप्टर हिंदी में 5वीं 6वीं क्लास में। आबुजमाड़िया, ब्याम, 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 व्योम होता है तो ऐसे ही ब्याम होता है, एक ब्याम, ब्याम, श्याम,
व्याम, श्याम, भूमिया। कोई तोर, कोई तोर, कोई तोर। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं जो हमने लिखवाई हैं। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा उपजातियां हैं इनकी, मतलब गौणों की सबसे ज़्यादा उपजातियां पाई जाती हैं गौणों में। अब आगे चलते हैं, गौणों के देवताओं पर आते हैं। अभी अपन ने गौणों की प्रमुख व्यक्ति के बारे में बात की। अब डीटी ऑफ गॉड, गौण ट्राइब्स, मतलब गौण जनजाति के देवता या देवियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, लिखा दिया है ये, और लिख लो, एक बस पॉइंट लिखवाया, उसमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया था। बड़ा देव, लोहासुर देव, नारायण देव। और लिख लो। जो गौण रहते हैं, ध्यान रखिएगा, वो प्रकृति की पूजा करते, मतलब नेचर की तो अपन सब करते हैं, जैसे नदी को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, या फिर वृक्ष की पूजन करते हैं। तो जो गौण रहते हैं वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। साल वृक्ष और नाग देवता, नाग और साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। गौण जो रहते हैं वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। कल हमने बताया हुआ था, जो गौण रहते हैं वो, उनके प्रमुख देवता का नाम क्या है? बड़ा देव, बड़ा देव है। लोहासुर देव, नारायण देव। नारायण देव। एक मिनट, सर आपने दूसरा नाम क्या लिखा है? एक मिनट। अब आगे चलते हैं। गौण जो रहते हैं, अभी अपन ने देखा, पूजन करते हैं, नाग देवता की अपनी उपासना करते हैं। इसके बाद इनके जो प्रमुख भगवान हैं वो कौन से हैं? बड़ा देव है। ठीक है, बड़ा देव इनके जो प्रमुख देवता है, जो कि सर्वशक्तिमान है। ठीक है, फिर इनकी जो सवारी रहती है। अब देखो, प्रश्न ऐसा आएगा, ये नहीं पूछेगा कि इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, आजकल ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। इनके जो प्रमुख देवता बड़ा देव, उनकी सवारी क्या है, ऐसे प्रश्न आने लगे। तो लिखो, इनकी सवारी, मतलब बड़ा देव की जो सवारी रहती है वो सफेद घोड़ा रहती है। सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा होती है, वाइट हॉर्स। फिर दूल्हा देव, साइड हेड ना लें, दूसरे नंबर की देवता जो है दूल्हा देव। दूल्हा देव जो रहते हैं वो रोगों को दूर करने वाले होते हैं। और गांव की देवी जो रहती वो खेरमाई होती, जैसे खेरमाई अपन लोग के रहते हैं ना, तो ऐसे ही खेरमाई गांव की देवी रहती, ग्राम देवी।
ग्राम देवी खेरमाई रहती हैं और ग्राम के जो देवता रहते हैं वो ठाकुर देव रहते हैं। लिखिए ठाकुर देव गांव के देवता रहते हैं। अब आगे हमने बताया था भीलों की उत्पत्ति किन से हुई है, बताइए। भीलों की उत्पत्ति किन से हुई है, कौन से देवता से हुई है? काय की सर? भील, भील। सर महादेव या रावण? हाँ, महादेव। महादेव रावण। ध्यान रखना महादेव ही लिखना ऑप्शन में। यदि महादेव ना हो तब रावण लिखना, क्योंकि रावण बहुत स्पष्ट नहीं है ना, लेकिन महादेव तो है ही। ऐसे ही इनकी जो गौड़ जनजाति है उनकी उत्पत्ति लिंगादेव से हुई है। लिंगादेव मतलब ये जो शंकर भगवान है उनको ही वो लिंगादेव के नाम से जानते हैं। लिंगादेव एक बार फिर से बता दीजिए ना। गौड़ों की उत्पत्ति वाले देवता जो हैं वो लिंगादेव हैं। अब बताइएगा आप लोग, हम आपसे पीएससी के क्वेश्चन पूछे जो लास्ट ईयर्स कभी आए होंगे। गौड़ जनजाति की उत्पत्ति निम्न में से किससे मानती है? राजपंथा, बड़ा देव, बूढ़ा देव, लिंगादेव। कौन सा लिंगादेव। गौड़ जनजाति के ग्राम देवता कौन से हैं? ग्राम देवता, गांव के देवता कौन से हैं? बूढ़ा देव, बड़ा देव, लिंगादेव, ठाकुर देव। ठाकुर देव, ठीक है। अब आते हैं अपन विवाह, एक मिनट, विवाह के बारे में, मतलब इनके विवाहों के बारे में जानते हैं, ठीक है। इनके विवाह अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण और पीएससी का सबसे प्रिय क्वेश्चन ये रहता है लमसेना। लमसेना विवाह बहुत आता जाता रहता है ये, ठीक है। हाँ, तो क्या कहलाता है पहले एक एक के बारे में समझेंगे। राजकुमारी म्यूट करो। सबसे पहला है दूध बंद। दूध बंद विवाह। दूध बंद विवाह, इसका मतलब ये होता, अच्छे से सुनिएगा, गौड़ जनजाति में जो वर पक्ष रहता है, वर पक्ष मतलब लड़का का पक्ष, वधु मूल्य, वधु मूल्य मतलब दहेज समझ लें अपन। वर पक्ष देखो यहाँ उल्टा चलता है। वर पक्ष वधु पक्ष के लिए यदि मूल्य ना चुका पाता है तो भावी ससुर उसकी सेवा कर, मतलब वो ससुर के यहाँ रह के उनकी सेवा करेगा, उनके घर के सहारे काम करेगा। यदि ससुर सेवा में खुश हो जाता है तब उसे वह शादी करवाता है, ठीक है। तो इसको दूध बंद विवाह कहते हैं। एक बार फिर से समझ लें, प्रश्न ऐसा नहीं आया, प्रश्न ये आता है दूध बंद विवाह किसमें संपन्न होता है, ठीक है। इसी को दूध बंद बोले या सेवा विवाह, मतलब सेवा मैरिज भी इसी को कहा जाता है। सेवा मैरिज किसको कहा जाता है? जैसे कि अभी एक बार फिर से सुन लें, यदि जिसके साथ शादी संपन्न होना निश्चित हुई है उसमें पहले कुछ मूल्य देना पड़ता है वधु पक्ष के लोगों को। यदि लड़का नहीं दे पाता और शादी दोनों की है कि इधर ही करना है, तो क्या करता है वो जो बर रहता है, दूल्हा रहता है, वो अपने ससुर साहब की अच्छे से सेवा करता है, ठीक है। और जब सेवा से वो प्रसन्न हो जाता है और बहुत काम करने के बाद, मतलब ये पहले परंपराएं चली आ रही हैं, अब चलती कि नहीं वो तो बात की बात है, तो सेवा से खुश हो जाता तो वो फिर ससुर शादी कर देता है। इसी को दूध बंद या सेवा विवाह कहते हैं। फिर आता है दूध लौटावा। दूध लौटावा विवाह। दूध लौटावा विवाह
ये भी गौणों का प्रमुख विवाह है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो शादी होते लड़के लड़कियों की वो बुआ और मामा के उसमें हो जाती है। मतलब बुआ के लड़के लड़की की तरफ और मामा के लड़के लड़कियों की तरफ, जैसे मुस्लिम्स में होता है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा दूध लौटावा विवाह कहते हैं, समझ में आया। मामा या बुआ के लड़के लड़कियों की आपस में शादी करवाना दूध लौटावा विवाह कहलाता है। फिर पठौनी विवाह, पठौनी पठौनी विवाह, पठौनी मैरिज। इसमें क्या होता है, लड़की मतलब दुल्हन बारात लेके जाती है, उल्टा होता है। लड़की बारात लेके जाती है लड़के के यहाँ, तो इसको हम पठौनी विवाह कहते हैं। लड़की लड़के के यहाँ मतलब वधू वर पक्ष के यहाँ लेके जाती है बारात। फिर आता चढ़ विवाह, चढ़ विवाह, चढ़ विवाह सबसे प्रचलित है, ब्रैकेट में लिखना फेमस मैरिज। चढ़ विवाह मतलब जो आमतौर पर जैसे अपने इधर होते हैं ना, लड़का बारात लेके जाता है और फिर विदा करके लाता है, तो उसको चढ़ विवाह कहते हैं उनमें। ठीक है, फिर पोलीथर विवाह, पोलीथर विवाह, पोलीथर विवाह किडनैप करके अपहरण विवाह कर लेता है वो। मान लो उसकी पसंद आ गई लड़की तो वो पोलीथर विवाह कहलाता, मतलब अपहरण विवाह जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर हठ विवाह, हठ विवाह, हठ विवाह मतलब घर से भागकर यदि शादी की जाती है तो हठ विवाह कहते हैं। इस प्रकार से ये सारे विवाह हो गए। अब आगे आते हैं, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं तो बताइएगा, सुनिएगा ध्यान से। निम्न में से कौन सा विवाह गौड़ जनजाति से संबंधित नहीं है? गौड़ जनजाति से कौन सा विवाह संबंधित नहीं है? बीना मैडम, नतारा विवाह, नात्रा विवाह, नात्रा मैरिज, सेवा मैरिज, दूध लौटावा मैरिज, पोलीथर मैरिज, कौन सा रिलेटेड नहीं है? बीना मैडम, आई एम आस्किंग टू यू। नीलिमा मैडम, नात्रा विवाह, नात्रा विवाह किस में होता है? भीलों में। इसमें ये कौन सा विवाह है? जो विडो विवाह रहता है ना, विडो मैरिज। फिर आगे गौड़ जनजाति में जो सेवा विवाह रहता है, जो सेवा विवाह रहता है उसको कौन सा विवाह बोलते हैं? लमझाना विवाह, राजाबाजी विवाह, दूध बंद या दूध लौटावा विवाह या पोलीथर विवाह? दूध बंद विवाह। दूध बंद विवाह कहते हैं। हाँ, लमसेना। कौन सा? लमझेना, लमसेना विवाह। वही है। फिर आगे सेवा विवाह में, हाँ, सेवा विवाह जो रहता है, सेवा विवाह में दूल्हा, अभी हमने बताया था सेवा विवाह में क्या रहता है, जो दूल्हा रहता है वो दुल्हन के घर में सेवा करता है, खुशामद करता ससुर साहब की। तो उस समय वो जो दूल्हा रहता है उसको लामनाई कहते हैं, लिख लीजिए। सेवा विवाह या दूध बंद विवाह में दूल्हा जो काम करता रहता है ना वहाँ पर अपने दमाद उसके यहाँ ससुर के यहाँ, उसको लामनाई कहते हैं। ये सारे पीएससी के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे। ये फिर से बोलिए, एक बार रिपीट करिए। दूध बंद विवाह में या सेवा विवाह में जो
दूल्हा रहता है, दूल्हा, उसको लामनाई कहते हैं। लामनाई मतलब वहाँ पर रह के वो काम धाम करता है। गौड़ जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित, सबसे फेमस, मोस्ट प्रिवलेंट विवाह कौन सा है? चढ़ विवाह। चढ़ विवाह सबसे, अभी हमने बताया था, चढ़ विवाह सबसे फेमस है। सर लमसेना विवाह किसको कहेंगे? अभी लमसेना मैडम इसमें नहीं बताया। लमसेना शायद वो कोई और उसकी है, उसका है, बैगा का है। अच्छा, ठीक है। नहीं, लमसेना विवाह गौड़ जनजाति में होता है ना। नहीं सर, आप सेवा विवाह की चर्चा कर रहे हैं ना सर, वही स्वरूप है लमसेना विवाह। इसके बारे में आया नहीं। लड़की के घर में रह के 1-2 साल सेवा करता है, हाँ, और फिर लड़की पक्ष वाले लड़का लड़की की शादी कर देते हैं। आप सही लमसेना कहते हैं। नहीं तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। थोड़ी और हम इसको क्लियर कर लेंगे, इसलिए हम इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है ना। वो हम देख लेंगे, फिर उसके बाद कल बता देंगे आपको, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, कल इसके बारे में वो बता देंगे लमसेना विवाह किसका। तो इस प्रकार से ये सारे विवाह हो गए। कल अपन बैगा जनजाति के बारे में, और या इसके भी नृत्य वगैरह हैं वो और कर लेंगे। कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भैया ये दो मुझे बताइए ना, जो सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करते हैं उसको क्या बताया था आपने, क्या नाम है उनका? कोयला भूतिस। कोयला भूतिस। कोयला भूतिस। और मुड़िया वाला आपने बताया, उसका क्या लिखना है? मुड़िया सबसे ज्यादा गरीब गौड़ है। सबसे ज्यादा जो गरीब वो है वो मुड़िया है। चलिए अब आते हैं अपन क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मतलब मानवीय संसाधन प्रबंधन। जॉब विश्लेषण, जॉब एनालिसिस। एक मिनट, पहले अपन उसके पहले और भी कुछ चीजें थी, वो थोड़ी उसी और लिख लें। कल हमने बता दिया था वैसे, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, और जॉब, एक और क्या था, जॉब डिस्क्रिप्शन। नहीं, जॉब विश्लेषण को बताना। हाँ, बताना था। जॉब एनालिसिस बताना है जरा। चलिए, अच्छा, उसी को बता दे रहे। कहाँ चले आते हैं, मिलते नहीं हैं। एक मिनट, थोड़ा देख लें। चलो अभी कुछ और पढ़ लेते हैं, वो मिल नहीं रहा, वो टॉपिक कहाँ चला गया। एक मिनट, मिल गया। अपन को पढ़ना क्या है? जॉब एनालिसिस। सबसे पहले आता जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन किसे कहते हैं? तो पहले इंग्लिश में समझ लेंगे, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी करना है हमें। तो इसके बारे में पहले समझते हैं क्या है जॉब डिजाइन। Job design is an attempt to create a match between job requirement and human attributes. It involves organizing components of the job interaction patterns among the members of work group. इसका मतलब ये हुआ जॉब डिज़ाइन का मतलब। जॉब डिज़ाइन क्या करता है?
बताता है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में बताता है। मतलब क्या हुआ, जॉब रिक्वायर, जैसे पीएससी का पद निकला है, ठीक है, पीएससी का पद जो निकला हुआ है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, पीएचडी है, नेट है, सेट है, और पीएससी की जो विज्ञापन निकला है, तो विज्ञापन और ह्यूमन की जो मतलब मानवीय की योग्यता क्या होनी चाहिए उसको जॉब डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, इसका एक मिनट, जॉब डिज़ाइन या कार्य अभिकल्पना लिखिए। जॉब डिज़ाइन, इसको हिंदी में कार्य अभिकल्पना भी कहते हैं, वह प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस जिसमें जॉब क्या लिखवा रहे हो? जॉब डिज़ाइन के बारे में बता रहे हैं। पहले सबसे पहले जॉब डिज़ाइन आता है, ठीक है, फिर जॉब डिज़ाइन के अलग अलग फॉर्म रहते हैं। तो जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या है, जॉब डिज़ाइन एक प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि इन विच डिटरमाइन दैट कि कर्मचारी क्या करेगा, क्या काम करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, what will be done, how to done and how will done and when to do, कब करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, ये जॉब डिज़ाइन बताता है। कैसे करेगा। अब जॉब डिज़ाइन की कुछ तकनीकी हैं, तकनीक है मतलब टूल हैं, तो लेकिन जॉब डिज़ाइन की तकनीक, पहला लिखो जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन कार्य परिवर्तन, जॉब रोटेशन कार्य परिवर्तन। फिर जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, ENLARGEMENT, जॉब एनलार्जमेंट मतलब कार्य विस्तार, जॉब का विस्तार करना। फिर जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट, ENRICHMENT। अभी हम इसकी मीनिंग बताएंगे सबकी। एनरिचमेंट मतलब कार्य समृद्धि, जॉब एनरिचमेंट। फिर जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन कार्य सरलीकरण, कार्य सरलीकरण मतलब जॉब सिंप्लीफिकेशन। तीसरा समझ में नहीं आया। जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट कार्य का विस्तार करना या जॉब का विस्तार करना,
जॉब एनरिचमेंट, ENRICHMENT, मतलब जॉब की समृद्धि करना। जॉब सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरल करना। अब इनके बारे में समझते हैं। जॉब इनरिचमेंट को क्या बता रहे हैं सर? कार्य समृद्धि, कार्य समृद्धि एनरिचमेंट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने बताई। सबसे पहले ये जॉब डिज़ाइन की वेरियस टेक्निक है या मेथड कह लें, जिसमें सबसे पहली मेथड कौन सी बताई थी अपन ने? जॉब क्या थी पहले? जॉब क्या? जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि जॉब का समय समय पर बदल लेना चाहिए, मतलब रोटेट होना चाहिए। कोई भी कार्य को रोटेट करना। रोटेट करना मतलब कर्मचारियों को समय समय विभिन्न कार्य दिए जाते हैं, मतलब हर कार्य में निपुण होना चाहिए। मान लीजिए अपन कॉमर्स के टीचर हैं, तो हमें मान लीजिए अकाउंट मिल जाए तो हम पढ़ा सकते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाए मिले तो पढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? जॉब एनलार्जमेंट, मतलब कार्य जॉब का विस्तार करना। समान स्तर के अधिक कार्य जोड़ दिए जाते हैं। मतलब जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है? समान स्तर के कार्य। समान स्तर के कार्य से मतलब क्या होता है? जैसे हम टीचिंग के लिए कॉलेज गए तो टीचिंग से संबंधित और कार्य जोड़ दिए। मान लें कि आपको इंग्लिश की और क्लास पढ़ानी है, कॉमर्स की तो हम पढ़ा ही रहे थे, फिर बोला इंग्लिश की और क्लास पढ़ानी है, या फिर उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ाना है, तो बोला गया समान स्तर। समान मतलब इक्वल लेवल वाले अधिक कार्य जोड़ दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? जॉब एनलार्जमेंट का मतलब जब समान स्तर के कार्य में वृद्धि कर दी जाए। जैसे पढ़ा रहे हैं हम, पढ़ाने के अलावा जो सब्जेक्ट लेना उसके बाद और पढ़ाना है, और दूसरे विषय पढ़ाना, तो इसको बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट। समान स्तर के अधिक कार्य यदि जोड़ दिए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट। अब समझ में आया कि नहीं आया ज्योति मैडम? हाँ सर, आ गया। अब जॉब एनरिचमेंट मतलब कार्य समृद्धि। कर्मचारी को अधिक जिम्मेदार और निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। जॉब एनरिचमेंट में ध्यान रखना, कर्मचारियों को क्या कर दिया जाता है? जिम्मेदारी और निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है और निर्णय लेने का भी उनको अधिकार दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन कोई कॉलेज में आया नहीं, सारी जिम्मेदारी दे दी गई आपको, ठीक है, और बोला निर्णय भी आप ले लेना, तो इसको बोलेंगे जॉब एनरिचमेंट। समझ में आया? जॉब एनरिचमेंट का मतलब कर्मचारी है जो रहता, काम करने वाला, उसको अधिक जिम्मेदारी मिल जाती है, ठीक है, और निर्णय लेने का और अधिकार मिल जाता है। देखो ये उसके विषय से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। जब उसके विषय से संबंध है, मतलब कर्मचारी जैसे काम करना, कार्य मतलब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, ठीक है, उसका और कार्य में यदि वृद्धि कर दी जाए तो उसको जॉब एनलार्जमेंट बोलते हैं। और जॉब एनरिचमेंट किसे बोलते हैं? जब कर्मचारी को अधिक रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है और अधिक निर्णय लेने की क्षमता का अधिकार दे दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। ठीक है बीना मैडम? आज बीना मैडम क्या बात है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। चलिए ठीक है। जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन सिंपल करना। सिंप्लीफिकेशन मतलब कार्य को बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, इससे क्या हो जाता है? कार्य सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो ये इस प्रकार से अपन ने क्या देखा? जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन क्या कहलाता है?
क्या करना है, कैसे करना और कब करना है, ये सारी चीज़ें यदि जो बताता है उसको हम जॉब डिज़ाइन कहते हैं। अब जॉब डिज़ाइन के 4 पार्ट बताए हैं। पहला जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मतलब अलग अलग कार्य बांटना कर्मचारी को। फिर दूसरा क्या है, जॉब, सोनिका मैडम दूसरा पॉइंट क्या है, जॉब, हाँ जॉब एनलार्जमेंट, कार्य का विस्तार, हाँ समान कार्यों का विस्तार करना। ठीक है। जॉब एनरिचमेंट किसे कहेंगे रैदास सर? जी, जॉब एनरिचमेंट, हाँ कार्य समृद्धि, इसका मतलब ये है कि कर्मचारी के ऊपर ऐसे दायित्व सौंप दिए जाते हैं जो कि समय पर उसको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ठीक है। फिर जॉब सिंप्लीफिकेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा, कार्य को सिंपल कर देना। ठीक है, उसको कार्य छोटे छोटे भागों में, कार्य है तो उसको टुकड़े में करना। हाँ ठीक है। अब आते हैं अपन जॉब एनालिसिस के बारे में। एक अब जॉब एनालिसिस क्या कहलाता है इसके बारे में देखेंगे। लिखिए, जॉब एनालिसिस या कार्य विश्लेषण जिसमें किसी जॉब के कार्य, कौशल, स्किल, योग्यता, एलिजिबिलिटी, अनुभव, एक्सपीरियंस का अध्ययन किया जाता है। भैया एक बार रिपीट कर दीजिए ना। जिसमें किसी जॉब के कार्य, कौशल, योग्यता, अनुभव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसे जॉब एनालिसिस कहते हैं। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ collecting, analyzing information about the duties, responsibilities, skills and work environment। ठीक है, उसको हम कार्य विश्लेषण जॉब एनालिसिस मतलब जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमारा जॉब एग्ज़ाम आने वाला है पीएससी का, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या कार्य रहेगा, सबसे पहले मान लीजिए हम बन जाते हैं एपी, तो हमारा कार्य क्या रहेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कितना अनुभव होना चाहिए और कार्य की परिस्थिति, ये सारी चीज़ें जॉब एनालिसिस मतलब किसी जॉब के बारे में पूर्णतः अध्ययन करना कि किस टाइप का जॉब है, उसके बारे में अध्ययन करना जॉब एनालिसिस कहलाता। देखो सारी चीज़ें जॉब से रिलेटेड हैं। अभी अपन ने जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट को देखा। जॉब एनरिचमेंट किसे कहेंगे नीलिमा मैडम, जॉब एनरिचमेंट किसे कहेंगे? किसी भी कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी और निर्णय लेने के अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है। अब जॉब एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया ना, किसी भी जो जॉब कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी, कौशल, योग्यता, अनुभव, इन सब की जो जानकारी का अध्ययन किया जाता है उसको जॉब एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। अब जॉब एनालिसिस के 2 प्रकार होते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा जॉब डिज़ाइन के कितने प्रकार थे, 4 प्रकार थे। 4 कौन कौन से प्रकार थे सोनिका मैडम? सर पहला था जॉब रोटेशन,
हाँ, जॉब एंड मतलब कार्य का विस्तार दूसरा, और तीसरा है कार्य समृद्धि करना, और चौथा है कार्य का सरलीकरण। ठीक है। अब जॉब एनालिसिस के दो प्रकार होते हैं, कल अपन डिस्कस कर चुके थे, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। लिखिए जॉब डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण। इसका मतलब क्या होता है, कल चर्चा हुई थी, ज्योति मैडम इसके बारे में बताओ, जॉब डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? जो जॉब या कार्य हम करने जा रहे हैं, हमें क्या करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल निकालना है कि क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, ये सब। देखो यही चीज अपन ने जॉब एनालिसिस में की। जॉब एनालिसिस में कितनी योग्यता रखना है, क्या कार्य करना है, लेकिन अब वहाँ पर अलग दो भाग में बांट दे रहा है अपन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कार्य संबंधी जानकारी लेना, कार्य संबंधी जानकारी लेना मतलब क्या कार्य करना है, जिम्मेदारी क्या होगी, कार्य की प्रकृति क्या है, इसको बोलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। लिखिए कार्य विवरण से आशय क्या कार्य करना है, जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी है, कार्य की प्रकृति क्या है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है। मतलब ये कार्य, जॉब डिस्क्रिप्शन जो रहता है वो कार्य से संबंधित रहता है। कार्य मतलब जो हमें काम करना है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, अब आगे आता है दूसरा पॉइंट, क्या था, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन, SPECIFICATION, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते कार्य विनिर्देशन। कार्य विनिर्देशन, ये विनिर्देशन, विनिर्देशन, निर्देशन के आगे वी और लगाना। कार्य विनिर्देशन का मतलब ये क्या, कैसा रहता है नीलिमा मैडम? कल अपन ने डिस्कस किया था, आपने उत्तर भी दिया था, फिर से एक बार बताएं। सर जैसे अपन पीएससी दे रहे हैं तो उसमें क्या स्किल लगेगी, जैसे नेट सेट पीएससी, ये स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है, पर्सनल होता है ना, तो लिखें यह है व्यक्तिगत होता है, अर्थात मतलब पीपल से संबंधित होता है, अर्थात योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी, कौशल, अनुभव, आदि के बारे में अध्ययन करता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया रैदास? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वेश्चन आता है शैक्षणिक योग्यता, कौशल, अनुभव, ये किसके अंतर्गत आएंगे? जॉब स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, फिर जॉब डिजाइन के अपन ने 4 प्रकार देखे, जॉब एनालिसिस के 2 प्रकार देखे। इस प्रकार से ये जॉब से रिलेटेड लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब HRM जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, मतलब मानवीय संसाधन का नियोजन करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। और इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो लिखिए, HRM को 3 भागों में बांटा गया है। HRM को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखें HRP। HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग मतलब नियोजन। दूसरा है HRD। D मतलब डेवलपमेंट। पहला है HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा है HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और तीसरा है इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत संसाधन प्रबंधन। इंटीग्रेटेड संसाधन प्रबंधन। देखो, जो HRM है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा है HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। अब सबसे पहला पॉइंट है HRP में क्या क्या आता है। लिखिए, HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। HRP को अपन पढ़ चुके हैं। राइट पीपल, राइट प्लेस, राइट टाइम में जो व्यक्ति को लगाया जाता है उसको HRP बोलते हैं। मतलब जो कर्मचारी को हमें बिजनेस में लाना है उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग के 4 स्टेप रहते हैं। लिखिए, HRP के 4 चरण हैं। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ HRP। पहला है रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। दूसरा है चयन, सिलेक्शन। तीसरा है स्टाफिंग। चौथा है छटनी, रिट्रेचमेंट बोलते हैं। छटनी। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कशन अपन कल करते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये HRP का जो पूरा जो डायग्राम दिख रहा है, रिक्रूटमेंट क्या कहलाता है, सिलेक्शन क्या कहलाता है, स्टाफिंग क्या कहलाता है, रिट्रेचमेंट क्या कहलाता है, इसके बारे में कल अपन डिस्कस करेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये सारी वीडियोस कल परसों और आज के वीडियोस अभी हम आप लोग को अपलोड सेंड कर देंगे।